वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें एक न्यू टॉपिक देखना है, वो है एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक्ट है 2008, मतलब रिसेंटली आया। कई का रिसेंटली हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। रिसेंटली मतलब ओके, मतलब कंपनियों के जमाने का नहीं है, कंपनीज एक्ट के जमाने का नहीं, रिसेंटली आया हुआ है। ये टॉपिक में है क्या कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली क्यों स्टैब्लिश किया गया, या फिर इसमें क्या क्या चीजें अलग है, क्या क्या सिमिलर टू, क्या क्या पार्टनरशिप है सिमिलर टू, क्या क्या कंपनी है, वो सारी ये थ्योरी, मीनिंग और हर एक बेसिक चीज हम लोग एक डिस्टिंग्विश में देखेंगे, ताकि वो डिस्टिंग्विश में हर एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। उन चीजों को आप चाहो तो सेंटेंस वाइज में किसी भी थ्योरी में आप लिख सकते हो, ठीक है। और कभी कभी वो थ्योरी, कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन में 5 मार्क का डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है। और कैसा फॉर्मेट होता है, पूरा चैप्टर ना फॉर्मेचुअल ही है। मतलब आपके पास अगर दिमाग में फॉर्मेट फिट है तो मान लो चैप्टर कंप्लीट है, ऐसा कुछ है इसमें। तो जैसे फाइनल अकाउंट था अपना, वैसे ही फाइनल अकाउंट इन सेंस वर्टिकल बैलेंस शीट था, वैसे ही ये भी है। बस दिमाग में याद रखना है कि फॉर्मेट कैसा, किस कंटेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बस उतना ही ध्यान रखना आपको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। मैं जैसे कहा है कि डिस्टिंग्विश, यहाँ पे देखो पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी के बीच में कुछ डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं। पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा रहेगा, 11th-12th में भी, एससी वगैरह में, बीच में भी लॉ में, यहाँ वहाँ बहुत डिस्टेंस पढ़ा रहेगा। तो बहुत चीजें आपको इसके बारे में आइडिया रहेगा, लेकिन एलएलपी के बारे में नहीं है। ओके, तो कुछ 6 to 7 पॉइंट देखने वाले हैं, तो इसके थ्रू आपका सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो एलएलपी का वो क्लियर हो जाएगा। पहले तो देखो, सबसे पहले पॉइंट की बात करूं अगर मैं एक्ट की, तो बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या है। आप लोग ही बताओ पार्टनरशिप एक्ट क्या है। 1932। कंपनीज एक्ट क्या है, रिसेंट वाला 2013, और उसके पहला 1956। और एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अभी मैंने पीछे बताया क्या है, एलएलपी एक्ट 2008। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर मैं सेकेंड पॉइंट बात करूं आपका लायबिलिटी के बारे में, थिंक एंड से कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, अगर नॉर्मली बात करूं मैं, ठीक है, वो लिमिटेड पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है। अच्छा, कुछ तो ये भी नहीं पता था टीवाई मांग करके कि लिमिट का मतलब क्या, अनलिमिटेड का मतलब क्या। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी ही सिर्फ सेल आउट होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, घर का प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी भी इफेक्ट करेगा, घर का प्रॉपर्टी भी इफेक्ट करेगा। तो बताइए पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि अनलिमिटेड होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। कौन सा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, याद रखना। कंपनी में जो ओनर होता है वो होता है शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का लायबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड की अनलिमिटेड। तो सर यहाँ पे लिमिटेड होता है। तो एलएलपी में क्या होगा सोचो। देखो एलएलपी जो है ना, कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सअप है, समझ रहे हो, कंपनी एंड पार्टनरशिप का मिक्सअप है। इससे कुछ एडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज, तो इससे कुछ एडवांटेज, मिक्सअप बना के जिनको एज अ कंपनी चलाना है लेकिन उसमें पार्टनर्स बन के रहना है, लिमिटेड कुछ मेंबर्स रखना है, तो वो एलएलपी चॉइस करते हैं। तो एलएलपी में पार्टनरशिप, जो जो एलएलपी में पार्टनर्स होंगे उनके लायबिलिटी भी इसमें अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एज ए लिमिटेड आ गया, कंपनी आ गया, ठीक है। पार्टनरशिप पे सोच करके अनलिमिटेड मत लिखना, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर बात करता हूं मैं रजिस्ट्रेशन की, तो देखो पार्टनरशिप फॉर्म में ओरल ओरल एग्रीमेंट चलेगा, ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट चलेगा, रजिस्ट्रेशन चॉइस इज योर, मतलब ऑप्शनल है, ऑप्शनल है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र, पूरे ऑल ओवर में, इंडिया की बात करो इटसेल्फ, महाराष्ट्र की नहीं, ठीक है, ऑप्शनल है। कंपनी तो बाबा कंपलसरी मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। तो वैसे ही एलएलपी का भी कंपलसरी है, ठीक है, एलएलपी का भी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप अंडर द एक्ट ऑफ 2008 आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, नहीं कर सकोगे तो आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो एज अ एलएलपी। ओके, आगे बात कर रहा हूं मेंबर्स की। पहले पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए हमें एक पार्टनरशिप को रन करने के लिए, पार्टनरशिप चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो सर मिनिमम 2 चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए, बोलो बोलो, मैक्सिमम कितने हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड कर सकते, तो 50 है। आई थिंक पहले कुछ 10 और 20 था, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं। कंपनी में आ जाओ
कंपनी में अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा, अच्छा इसमें दो है, कंपनीज में दो है ना, प्राइवेट और पब्लिक। तो कंपनीज में प्राइवेट की बात करूंगा तो मिनिमम 2 है और पब्लिक में मिनिमम 7 है, बराबर। एंड मैक्सिमम की बात करूंगा तो प्राइवेट में कितने हो गए हैं 200, मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एंड पब्लिक में अनलिमिटेड है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव से पूछने के चांसेस है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब आ जाओ एलएलबी में। अब देखो मिक्सअप रहेगा इन दोनों का। मिनिमम अपने को 2 चाहिए और मैक्सिमम जो है ना अनलिमिटेड है, नो लिमिट है। देखा मिक्सअप आया ना इसमें सब चीज आपका। ध्यान रखना ऐसे मेंबर्स वाले चीजें, ये जो चीजें कर रहे हैं ना हम लोग, फीचर्स में आप लिख सकते हो या फिर इंपॉर्टेंस में कहीं घुमा फिरा के लिख सकते हो, थ्योरी में लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने पूरा डिस्टिंग्विश ही करा देना आपको। मेंबर्स के बाद है ओनर्स। मुझे बताइए पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर कौन होता है उस पार्टनरशिप फॉर्म का? तो सिंपल सा, जो भी पार्टनर है वो रहेगा ओनर, करेक्ट। कंपनी में ओनर कौन होता है? जो कंपनी का शेयर्स खरीदता है, दैट इज शेयर होल्डर रहेगा। एलएलपी का ओनर कौन रहेगा? एलएलपी का सर, एलएलपी का ओनर जो पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है वो पार्टनर्स रहेंगे, ओनर्स, बराबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा मैनेजमेंट। तो पार्टनरशिप फॉर्म में वही पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं, लेकिन कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बीओडी, और जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। एलएलपी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये चीज बड़ा ध्यान रखना डेजिग्नेटेड पार्टनर का। जैसे इसमें कैसा मैनेजर या बीओडी सिलेक्ट करते हैं सारे पार्टनर में से, वैसे ही यहाँ पे सारे पार्टनर में से एक पार्टनर को एज अ एक्टिव पार्टनर होता है ना। हर कंपनी फेस में आपको एक पर्सन मिलेगा ही मिलेगा। वो बात अलग है कि उसके पीछे 10-15 पार्टनर्स होंगे, लेकिन एक फेस में हमें अगर मिलना है तो उससे मिलने से ही मिलना है, तो वैसा उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कन्वर्जन। हम लोग क्या पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मतलब पहले पार्टनरशिप चला रहे हैं एंड बाद में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो आपने एसवाई में पढ़ा हुआ है कन्वर्जन चैप्टर, तो जी हाँ, इसको हम लोग एलएलपी और कंपनी दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप को कंपनी में और एलएलपी में कन्वर्ट दोनों को करने का ऑप्शन है। ऐसे में आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एमसीक्यू, ध्यान रखना। या कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपनी को पार्टनरशिप फॉर्म में एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एलएलपी में जरूर कर सकते हैं हम लोग। ध्यान रखना, कंपनी को पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं, लेकिन कंपनी को अगर करना रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म ना, मतलब मैं कंपनी बोल के चला रहा हूँ 6 महीने से या 6 साल से, अब मुझे इसको पार्टनरशिप कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, फिर वापस से एज अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। एलएलपी को क्या पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, गॉट इट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको प्लीज अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। इसको आप सेंटेंस वाइज में खुद से बना के लिख सकते हो। जस्ट मैंने जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट वर्ड्स होते हैं, वो मैंने आपको दे दिया है, डिस्टिंग्विश में करके दे दिया है, तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज जो है फॉर्मेट। इसमें 2 चीज बनना है आपको, एक है इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरा है वही बैलेंस शीट वाला पार्ट, स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ही बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर का पहले स्टेटमेंट देख लो। इतने ही चीजें आपको लिखना है हर क्वेश्चन में, मोस्टली इतने में कवर हो जाता है सब कुछ। गॉट इट? क्या बोल रहा हूँ, 99.99% आपका इतनी चीजों में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो पहले ये चीज देख लो क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या अगर बताता हूँ आपको नोट्स में। जैसे नोट्स नंबर होता है, जैसे यहाँ पे शेड्यूल नंबर होता है, खाली फर्क इतना है। नोट्स नंबर, शेड्यूल नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4, वैसा जो वर्किंग नोट करके वो वाला है। सबसे पहले नेट टर्नओवर है। नेट टर्नओवर मतलब आपके बिजनेस का टर्नओवर, दैट इज सेल्स, नेट सेल्स। नेट सेल्स यू मीन वो रिटर्न सारे सब माइनस वगैरह करके। ओके, अदर इनकम अदर देन सेल्स, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो चेंजेस इन स्टॉक मैं बताता हूँ पीछे माइनस करना होता है। आपने जो चीज परचेस किया, पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। देखो इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 6 चीजें, बस डबल 3 6 3 6 ऐसे याद रखना है, और लाइन से लिखो तो बेटर रहेगा। परचेस, पर्सनल, ऑफिस, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, अदर। क्या? परचेस, पर्सनल, ऑफिस, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, अदर। सर इसके अंदर आता क्या है? अदर ये बता दिया, अदर इनका बता दिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस आता है। परचेस के अंदर आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते ना, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लिखते हैं टू परचेस, तो इसमें से रिटर्न्स माइनस, फिर कुछ गुड्स विथड्रॉन हुआ तो वो सब माइनस करके आता है। पर्सनल के अंदर क्या होता है, हम लोग बिजनेस से हम लोग अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ जो जो पेमेंट कैसे, सैलरी, वेजेस, बोनस, ये जो जो चीज हम लोग अपने स्टाफ को दे रहे हैं, जो जो चीज अपने स्टाफ और एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो सब आपका पर्सनल के अंदर आएगा इस बार। ओके,
ऑफिस एंड एडमिन से रिलेटेड जो चीज़ रहेगा आपका ऑफिस एंड एडमिन के अंदर आएगा। सेल्स करने के लिए मार्केट में सेलिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगेगा वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो आपको डेप्रिसिएशन तो पता है, किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू कम होता है, वैसे ही जब किसी फिक्स्ड इनटेंजिबल वैल्यू किसी मतलब आई मीन किसी फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। गॉट इट। जैसे कि बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे, गुडविल का वैल्यू राइट ऑफ या कम होता है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके। फिर मान लो कुछ ऐसे चीजें हैं जो इसमें हम लिखना भूल गए या फिर इसमें नहीं आ रहा है वो कंटेंट, तो उन चीजों को आप कहाँ लिख सकते हो, अदर एक्सपेंसेस में। फिर आप इसमें से ये चीज माइनस करोगे, टोटल में से ये टोटल जब माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में, सिंपल सा अगर इसमें से ये माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो नेट प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आ रहा है तो नेट लॉस होगा। और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, हमेशा की तरह पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, इन चीजों में क्या क्या आता है एक बार वो भी देख ले हम लोग जरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें हैं, ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है टर्नओवर, उन्होंने कहा सेल्स आता है, सेल्स माइनस रिटर्न करना है। सेकेंड चीज क्या है, देखो अदर इनकम, वो याद करो पूरा। अदर इनकम में क्या क्या आता है, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कुछ भी रिसीव रहेगा अदर देन सेल्स। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट से जितने भी इनकम से वो सब आपका अदर इनकम आ जाएगा। थर्ड हेडिंग क्या था, चेंजेस इन स्टॉक में। तो उसमें करना क्या है, देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा और ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना है, जो भी बैलेंस आएगा आपको यहाँ लिख देना है। ओके, देन उसके बाद क्या, एक्सपेंसेस में पहुंच गए हम लोग। एक्सपेंसेस में 6 चीजें हैं, 6 में से पहला क्या है, परचेस से। देखो परचेस में क्या क्या चीजें आएगा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले परचेस में से रिटर्न माइनस करेंगे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जैसे कि फ्रेट, कैरिज, रॉयल्टी, मतलब सिंपल सा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस को छोड़ करके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें इनकर्ड होता है क्या करने के लिए, किसी भी गुड्स को परचेस करके अपने बिजनेस तक लाने के लिए, वो सारे एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे कि फ्रेट, कैरिज और रॉयल्टी, ये सब तो परचेस करने के लिए यूज होगा ना, जब तक पे करूंगा नहीं तो सामान मेरे गोडाउन तक पहुंचेगा नहीं। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सबके सब परचेस के साथ ऐड करेंगे। और अगर मान लो कोई भी गुड्स हमारे बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, याद है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लॉस ऑफ फायर, थेफ्ट, डिस्ट्रेस फ्री सैंपल, यूज फॉर पर्सनल यूज, तो ऐसा कुछ भी अगर रहेगा तो उन सब इससे क्या हो रहा है, मेरा गुड्स कम हो रहा है, जो मैंने खरीदा था इन सब रीजंस की वजह से मेरा परचेस का जो अमाउंट है, मेरा जो परचेस का क्वांटिटी है वो कम हो रहा है, इसलिए मैंने परचेस में से यहाँ माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, ये स्टेटमेंट है, इसलिए हम परचेस में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परचेस का हेडिंग है। इसके बाद क्या आता है, परचेस के बाद क्या आता है, पर्सनल, मैंने कहा था रिलेटेड टू एम्प्लॉय और स्टाफ। तो जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस या पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग अपने स्टाफ या एम्प्लॉय को देते हैं, तो ये सबके सब क्या हो गया, आपका पर्सनल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या था, याद करो, ऑफिस एंड एडमिन, मतलब ऑफिस से खर्चे से रिलेटेड जो भी चीज रहेगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा। जैसे कि प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, लीगल एक्सपेंस, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपका ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा। ऑफिस एडमिन के बाद क्या था अपने पास, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू विथ सेलिंग। सेल्स करना है मुझे, तो सेल्स करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, बैड रेट्स हो गया, कमीशन देना पड़ रहा है, एजेंट कमीशन, वो सब सेल्स के अंदर आपका कवर होता है। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि अदर में बचा क्या, अरे सिंपल सा, इन सब में जो नहीं आएगा वो आपका इधर आ जा रहा है, ठीक है। कुछ छूटा है क्या आपने देखा, डेप्रिसिएशन मतलब बताया नहीं मैंने, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल बता दिया मैंने, लिखा होता है डेप्रिसिएशन ऑन ये, डेप्रिसिएशन ऑन वो, तो डेप्रिसिएशन वाली चीजें इसमें आता है, तो मैंने वो बताया नहीं यहाँ पे कुछ, ठीक है। इसलिए 8 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर होता क्या है एंड क्या क्या चीजें इसमें कवर हो सकता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आपने इतना दिमाग में बिठा लिया तो मोस्टली रिलेटेड ही इससे पूछते हैं तो आप लिख सकते हो। एक दो सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इजी, बहुत इजी है, खाली आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज कहाँ जाता है। तो लॉजिकली दिमाग लगाओगे तो समझता है सेलिंग वाला क्या है, ऑफिस वाला क्या है। 5 साल से पढ़ रहे हो कॉमर्स आप लोग, ठीक है, खुद की बेइज्जती मत करो। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद नेक्स्ट फॉर्मेट अपने पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो जैसे कि हमेशा पूरा बैलेंस शीट आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक लायबिलिटी, एक एसेट्स। वैसे यहाँ पर भी लायबिलिटी एंड एसेट है, बट इट्स सेल्फ नॉट अ लायबिलिटी, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज है, ठीक है।
जैसे इक्विटी लाइबिलिटी होता है ना, तो वर्टिकल बैलेंस शीट है, वैसे कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी हर एक कंपनी का, हर एक एक्ट का उन्होंने थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कभी बैंकिंग का अगर फाइनल अकाउंट पढ़ोगे ना, तो उसका भी फॉर्मेट अलग है। इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट, उसका फाइनल उसका फॉर्मेट अलग है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है ना वर्टिकल बैलेंस शीट, वो कंपनीज का था, एलएलपी का नहीं था, वो कंपनी का था, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं एलएलपी का पढ़ रहे हैं। वैसे अगर आप बैंकिंग फाइनल अकाउंट पढ़, उसका फॉर्मेट अलग है। तो हर एक का बैलेंस शीट, आप जिस फील्ड में काम करोगे आपको उस बैलेंस शीट के साथ काम करना है। सेम सेम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसा है, ठीक है। ओके, तो देखो आपका जो लाइबिलिटी पार्ट है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन लाइबिलिटी, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन या पार्टनरशिप फॉर्म बोलो, पार्टनर फंड बोल लो, एंड दूसरा है लाइबिलिटीज। तो कंट्रीब्यूशन और पार्टनर्स फंड में देखो, पहला हेडिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन रिसीव। मतलब ये जो चीज है ना, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंट्रीब्यूशन के बोल सकता हूँ। इसके अंदर जो ना पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, वो प्रॉफिट जो पीछे हुआ था ना, वो अमाउंट, जो जो चीज पार्टनर्स से रिलेटेड है, जो आपने 11th-12th में या फिर पीछे जो भी कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा हुआ है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल का जो लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आता है ना, वो अमाउंट आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव के अंदर लिखा जाता है। फर्स्ट थिंग तो ये रिजर्व सरप्लस तो पता है, ये जितने भी फ्री रिजर्व, अनफ्री रिजर्व, जो भी रिजर्व है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू, डिविडेंड, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व, वो सब के सब आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ऐड करके लिख के रख देना है। लाइबिलिटीज में जो पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, फिर ट्रेड पेबल है, फिर अदर लाइबिलिटी। देखो आपको ट्रेड पेबल पता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पता है, अदर लाइबिलिटी होता है क्या सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताऊंगा नोट्स पे, शेड्यूल्स में, कि क्या क्या उसमें लिखे जाते हैं। एसेट्स में देखो टोटल 7 पार्ट्स है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन एडवांस, इन्वेंटरी, सारे के सारे चीजें आपको नोन है। खाली कंट्रीब्यूशन रिसीव जो मैंने बता दिया पार्टनर्स कैपिटल है, बस नाम अलग है, सारे काम से में बाद में टैली होना चाहिए। तो पूरा बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी, सेकंड एसेट। कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्टनर्स फंड एंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स फंड को दो पार्ट में है, कंट्रीब्यूशन एंड रिजर्व सरप्लस। लायबिलिटीज को 3 पार्ट में है, शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल एंड अदर। ऐसे एसेट्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें भी क्या क्या चीजें आता है। तो देखो सबसे पहले जो मैंने कहा ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कंट्रीब्यूशन रिसीव। आपको पता नहीं बैलेंस शीट मैंने पर्टिकुलर लिखा नहीं है यार, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो ओपनिंग हम हमेशा क्रेडिट सेट करते हैं। पार्टनर्स को जो जो चीज मिल रहा है उसके वजह से जब पार्टनर्स का पैसा इंक्रीज हो रहा है तो वो सब क्रेडिट में आएगा। जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया, उसका नेट प्रॉफिट हुआ, या पार्टनर को सैलरी कमीशन मिला, तो वो सब। लेकिन अगर पार्टनर्स का पैसा कम हो, जैसे कि पार्टनर्स ने गुड्स लेकर गया, एज अ ड्राइंग कैश लेकर गया, तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल कम होना चाहिए, तो माइनस। वैसे लॉस हो गया, तो अब जो बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ दिख जाना। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज होना नहीं है नॉर्मली, अब ऐसे बनाने का, बैलेंस निकालने का, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है, इसका जो अमाउंट आएगा, देखो 9th वन है ना, इसका जो अमाउंट आएगा आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव के सामने लिख देना है, और शेड्यूल नंबर 9 दे देना है, जो भी शेड्यूल रहेगा जब सॉल्व करोगे आप। इसके बाद क्या है अपना, आपको देखो रिजर्व सरप्लस तो पता दिया मैंने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लो, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है, मैंने जस्ट एग्जांपल्स बताए हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, ट्रेड पेबल, आपको पता ही है, ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। इसमें एक चीज आपका एक्स्ट्रा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसको आप अदर में भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आउटस्टैंडिंग को आप कहाँ, ट्रेड पेबल के अंदर लिखोगे। फिर है अदर लाइबिलिटीज में प्री रिसीव इनकम या शॉर्ट टर्म लोन, ये सब कुछ भी रहेगा तो भी आपका अदर लाइबिलिटीज के अंदर ही आएगा। देन फिक्स एसेट, अरे ये बताने की जरूरत है क्या, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ये बताना मतलब महापाप हो जाएगा, आप लोग को बेइज्जती हो जाएगा। सिंपल सा हमें पता है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, ये सब के सब हमारे फिक्स एसेट है, उसमें से डेप्रिशिएट माइनस करके लिखना है, डेप्रिशिएट माइनस करके लिखना है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेट अमाउंट लिखना है, जैसे हम लोग बैलेंस शीट पे करते हैं। फिर उसके बाद है आपका, अरे ओके, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अगर हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, या पीएफ इन्वेस्टमेंट है, तो सब के सब आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंटिंग में आता है। फिर है लोन एंड एडवांस। ये लोन एडवांस हमने किसी को दिया है, ओके। एसेट्स में मतलब हमने किसी को लोन दिया हुआ है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या हमने किसी को लोन दिया है, मतलब हमारा पैसा किसी और के पास है, तो वो आपका लोन एंड एडवांस में आता है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप जो ट्रेड पेबल में लिखो, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है आप लोन एंड एडवांस में लिखो, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। और एक लास्ट वन है आपका इन्वेंट्रीज। अरे इन्वेंट्रीज मतलब होता है स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इतने चीजें हैं, आप ये पूरा चीजें प्रॉपरली ढंग से लिख लो, एंड
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट एक के बाद एक विदाउट ये ऐसा, इसके लिए स्पेस मत छोड़ना, ये एंडिंग में करना है, खाली समझाने के लिए उन्होंने बीच में बताया हुआ है। पहले ये फर्स्ट पेज में, सेकेंड पेज पे ये, और उसके बाद एक पेज छोड़ देना शेड्यूल्स के लिए, वॉकिंग के लिए, एंड उसके बाद फिर वापस। तो ऐसा 2 से 3 क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो। नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सम्स करेंगे, तो वहां पे टाइम कम कंज्यूम करेगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।